हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, राजस्थान का भूगोल आरएस प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आरएस प्री में आते हैं। और राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक है आरएस प्री में राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। दोस्तों, भू आकृतिक प्रदेश में जैसे मरुस्थल है राजस्थान का, पर्वत अरावली पर्वत है, मैदानी क्षेत्र है या फिर पठार है, तो वो सब भू आकृतिक प्रदेशों में आते हैं और इनके बारे में अध्ययन हम इस सीरीज में करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो होगा जो है भू आकृतिक प्रदेशों में थार का मरुस्थल, और इसको हम शुरू करते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैंने इसमें आरएस प्री के हिसाब से करने की कोशिश की है और आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और जो है एक तरीके से आरएस प्री के लिए कॉम्प्रिहेंसिव साबित होगा। तो हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहला है थार मरुस्थल। दोस्तों, भू आकृतिक प्रदेश जो है मुख्य रूप से 4 भागों में हमने बांटे हुए हैं। उनमें पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा अरावली पर्वत प्रदेश आ जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लेके अरावली पर्वत की जो सीमा है वहाँ तक विस्तार है इसका। उसके बाद अरावली पर्वत शुरू हो जाता है। अरावली पर्वत के बाद में है पूर्व का जो मैदानी प्रदेश है, और पूर्व का मैदानी प्रदेश के बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से ये 4 बड़े भू आकृतिक प्रदेश राजस्थान में हैं, और इनमें फिर कुछ लघु या इनके उपभाग भी जो हैं, तो वो इनके अंदर ही हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके 4 उपभाग जो है हमने बांटे हुए हैं। पहला शुष्क रेतीला प्रदेश, जो प्योर मरुस्थल जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा, और इसका क्षेत्र जो विस्तार होगा वो पाकिस्तान की सीमा से जो राजस्थान के जिले लगे हुए हैं वो सब वहाँ से शुरू होके, और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तार रहेगा। उसके बाद दोस्तों, इसी मरुस्थलीय प्रदेश में लूनी जवाई का मैदान आ जाता है। तो लूनी जवाई का मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आसपास शुरू होकर, और जैसे हमारा जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर का दक्षिणी भाग, इन जिलों को ये कवर करता हुआ जो है लूनी का एक तरह से बेसिन ये बनाता है। इसके बाद शेखावाटी प्रदेश में, जिसे बांगर प्रदेश भी हम कहते हैं, तो शेखावाटी प्रदेश में आ जाता है अपना सीकर, झुंझुनू और अपने जो चोरू का कुछ पार्ट, ये सब शेखावाटी प्रदेश में हम पढ़ेंगे। ये सब मरुस्थलीय प्रदेश के ही भाग हैं, उपभाग जो होते हैं। इसके बाद घग्गर का मैदान, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है वो घग्गर के मैदान में आ जाएगा। उसका अध्ययन हम वहाँ करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये 4 भागों में बांटा हुआ है। बांगर प्रदेश जो जिसको शेखावाटी प्रदेश को बांगर प्रदेश जो कहते हैं हम, तो बांगर का एक मतलब होता है दोस्तों कि ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है, और इसमें जो मिट्टी में कुछ मात्रा में कंकड़ मिले हुए होते हैं, और साथ ही कुछ ऊंची उठाव वाली यहाँ पे धरातल होता है। उस ऐसी जगहों को हम बांगर कहते हैं। तो जहाँ भी नाम बांगर आता है आप याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान बांगर होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो इसका अध्ययन पॉइंट वाइज अगर हम करेंगे तो उसमें आएगा कि भाई यहाँ के जो भौगोलिक कारक की बात हम करते हैं, तो
जो भौगोलिक कारक होंगे यहाँ के, कि भाई यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे कौन कौन से कितना क्षेत्रफल है, कैसे अच्छा बचे, पहाड़ी है, मैदानी है या रेतीली जगह है, नीचाई में है, कितनी समुद्र तल से ऊंचाई है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितनी वर्षा यहाँ प्राप्त होती है, कौन कौन सी वनस्पति है, कौन कौन से मतलब फसलें वगैरह अगर कुछ होती हैं तो कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी कोई नदी जाती है यहाँ से या कोई झील है यहाँ पे। तो ये सब के बारे में, ये भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो रहती हैं यहाँ पे। तो अर्ध शुष्क विषम जलवायु जिसको हम कहते हैं, कि भाई शुष्क एवं विषम जलवायु यहाँ पर रहती है। अब और क्षेत्र इसमें कौन कौन से आता है, कि भाई ये अपना जैसलमेर, बाड़मेर, ये अपना जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो ये पूरा क्षेत्र लगभग राजस्थान का 61% क्षेत्र इसमें आता है दोस्तों। लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और ये जो है अरावली का क्षेत्र है, यहाँ पे ये अरावली की रेखा है और इसको ये लगभग 50 जो है अपना सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उस के ही समांतर है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे वर्षा का जो वितरण रहता है वो लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हम बॉर्डर वाले एरिया की अगर बात करें कि ये जो बीकानेर का बॉर्डर और इधर जैसलमेर और बाड़मेर का जो एरिया ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम, हमें 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग मिलती है। और अगर हम अरावली के फुटहिल्स की बात करें तो यहाँ पे भी वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी जो है वर्षा बहुत कम प्राप्त होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे तापमान लगभग सर्दियों में -3 डिग्री तक पहुँच जाता है, गर्मियों में तापमान यहाँ 49 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो भाई शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु यहाँ की है। यहाँ पर रेतीली बलुई प्रकार की मिट्टी मिलती है, बलुई बालू जिसको बोलते हैं। और इस मैदान जो पश्चिम मरुस्थलीय जो पूरा क्षेत्र है, इसका ढाल जो है दोस्तों एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ और दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो दो तरीके का इसमें ढाल हमें मिलता है। अब समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो चूँकि ढाल पूर्व से पश्चिम की तरफ है, यानी पूर्व में ऊंचाई अधिक है और पश्चिम में ऊंचाई कम है समुद्र तल से, तो पूर्वी क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है और दक्षिणी क्षेत्र की और पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 150 मीटर के समथिंग है। तो इस तरह से इसका ढाल और समुद्र तल से ऊंचाई रहती है। और सतह मैदानी धरातल है, बीच बीच में छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानी सतह मिल जाती है। जैसे जैसलमेर और जोधपुर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे चट्टान मिलती हैं, वो चट्टानें ट्राइसिक या जुरासिक काल की मानी जाती हैं। भाई ये जो है टर्सरी पीरियड की चट्टानें हैं दोस्तों। इस क्षेत्र को 4 जो है उप प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं हम, और वो 4 प्रदेशों में हम मानते हैं कि भाई एक महान मरुस्थल, एक बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का चट्टानी भाग। तो ये जो चट्टानी भाग है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का,
इसी को टर्सरी पीरियड का चट्टानी भाग माना गया है कि भाई ये जो चट्टान हैं ये टर्सरी पीरियड की हैं। अब टर्सरी पीरियड दोस्तों जो है वो मानते हैं कि भाई क्वाटरनरी पीरियड हमारा ये चल रहा है अब से लेके, और 2 मिलियन साल तक क्वार्टरली पीरियड था, और उससे 2 मिलियन के पहले और 65 मिलियन तक टर्सरी पीरियड था, और 65 मिलियन से आगे अपना ये ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटासियस वाला टाइम था। तो 65 मिलियन से आगे का जो टाइम था उस दौरान ये इन चट्टानों का निर्माण हुआ माना जाता है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले जो है मीसोजोइक एरा में इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये होता है मीसोजोइक, लिखते हैं इसको मीसोजोइक। एक लघु मरुस्थल का क्षेत्र है और एक अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। तो ये सब इसके प्रदेश है। निर्माण की अगर हम बात करें दोस्तों, ये पूरा जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसका निर्माण कब और कैसे कैसे हुआ, तो ये पर्मियन कार्बोनिफरस पीरियड था। उस पीरियड में समुद्र का विस्तार होता है। पर्मियन कार्बोनिफरस पीरियड जो था, ये जो अपना जुरासिक पीरियड है मीसोजोइक एरा में, उससे पहले का टाइम जो है वो पर्मियन और कार्बोनिफरस पीरियड ही माना जाता है। तो उस दौरान यहाँ पे टैथिस सागर था, और टैथिस सागर का विस्तार इस जगह पे था, और धीरे धीरे ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेसस पीरियड में यहाँ पे टैथिस सागर अपना सूखने लगा या फिर वो पीछे हटने लगा नीचे समुद्र की तरफ, और यहाँ पे तलछटों का निक्षेपण शुरू हुआ। यानी कि सूखने से जो तलछटें बन जाती हैं उस तरीके से तलछटों का निक्षेपण यहाँ पे शुरू हुआ। और कालांतर में फिर जब समुद्र बहुत पीछे हट गया और यहाँ पे बिल्कुल ये सूख गया क्षेत्र, तो इस क्षेत्र का मरुस्थलीकरण हुआ। तो अंत में हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि मरुस्थलीकरण जो हुआ इस क्षेत्र का, वो सेनेजोइक पीरियड में यानी कि टर्सरी काल में इसका मरुस्थलीकरण हुआ। तो टैथिस सागर था पर्मियन कार्बोनिफरस पीरियड का, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटासिस पीरियड में यहाँ तलछटों का निक्षेपण हुआ, और टर्सरी पीरियड में यहाँ पे मरुस्थलीकरण हुआ। ये आप थोड़ा विशेष रूप से याद रखना कि यहाँ पे मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो टर्सरी पीरियड, जिसका टाइम 2 मिलियन से 65 मिलियन ईयर एगो माना जाता है। तो अगर अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसका निर्माण कितने वर्ष पहले माना जाता है, कि भाई कितने वर्ष पहले निर्माण हुआ, तो उसको हम फिर कहेंगे भाई टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ। और टर्सरी पीरियड में जो है सेनेजोइक एरा उस टाइम पे था, उस एरा में इसका जो है निर्माण हुआ। दोस्तों यहाँ पे बालू का जो स्रोत है, क्योंकि रेगिस्तान है तो यहाँ पे बालू का मुख्य क्षेत्र है ये, और बालू का स्रोत जो है यहाँ पे वो इस तरीके से होता है कि भाई एक तो बालू आती है यहाँ पे वायु द्वारा अपक्षरण से जो रेत बनती है, जैसे कंकड़, पत्थर, चट्टानें, जो कुछ भी वहाँ पे विद्यमान है थे उस टाइम पे चीज़ें या हैं आज की डेट में भी, तो उन सब का वायु द्वारा क्या होता है, अपक्षरण होता है। वायु उनको टक्कर मारती है और जो है उनके कण टूटते रहते हैं और वो बालू के कण बनते रहते हैं। तो पहला तो जो स्रोत है वो ये है कि भाई वायु द्वारा अपक्षरण हुआ। दूसरा दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी पवनें आती हैं हिंद महासागर से, वो कच्छ के रण के ऊपर से होके राजस्थान में प्रवेश करती हैं।
तो कच्छ के रण के ऊपर से जब वो चलती हैं तो अपने साथ जो रण कच्छ के रण की जो रेत है उसके कण भी अपने साथ वो लेकर आती हैं। तो वो रेत भी राइस जो है अपना जो मरुस्थल है उसमें पाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों प्राचीन काल में अपना मरुस्थल जो है उसमें नदियाँ भी बहती थी और जो उनके द्वारा लाई गई चिकनी मिट्टी और कंकड़ वगैरह थे तो उनका भी यहाँ पे निक्षेपण हुआ और उनके द्वारा भी यहाँ पे वायु का बालू जो है उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से अपना जो ये मरुस्थल का क्षेत्र है बाड़मेर, पश्चिमी जालौर, जैसलमेर, इन सब में जो है वायु जो है अपर्दन का एक शक्तिशाली कारक होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे जितनी भी भू आकृति हैं उन सब के पीछे अगर कारण देखा जाए तो एक ही कारण मिलता है और वो है वायु क्रिया। अब हम देखते हैं कि जो है अपना पश्चिम मरुस्थल के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसके अब कुछ पॉइंट देखते हैं कि भाई पश्चिम मरुस्थल के कुछ पॉइंट क्या हैं। तो उसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं तो उनमें लिग्नाइट है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लाइमस्टोन। तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का तो आपको पता ही है कि भाई आजकल वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम और ये सब खनिज तेल वगैरह निकलने लगे हैं। नमक के स्रोत वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो पचपदरा, डीडवाना और लोनकरनसल की झीलें हैं। अब ये नमक के स्रोत दोस्तों, ये जो नमक की झीलें हैं पश्चिमी राजस्थान में, ये ही इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि उस जगह पर कभी न कभी समुद्र रहा था, जिसको तैतीस सागर हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर तैतीस सागर था। तो ये उस बात की सबसे बड़ी गवाह है क्योंकि ये उस जो समुद्र था उसी के अवशेष के रूप में आज विद्यमान है। और वहाँ पे जो फसलें थी वो मुख्य फसलें उनमें बाजरा, मोटर, ग्वार होती है। वनस्पति की अगर बात की जाए तो वनस्पतियों में वहाँ पे बबूल, फोग, खेजड़ा, कैर, बेर और सेवन घास मुख्य रूप से होती है। सिंचाई का स्रोत भी दोस्तों आजकल तो वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर भी इसमें है। तो इन दोनों के कारण वहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर तक काफ़ी जो है क्षेत्र में भू आकृति में भी परिवर्तन आया है क्योंकि वहाँ पे पानी पहुँचा है, वहाँ पे सिंचाई होने लगी है, फसलें होने लगी हैं। तो ग्रीनरी भी वहाँ पे बढ़ी है और भू आकृति में भी परिवर्तन होने लगा है धीरे धीरे। एक वहाँ पे जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसको अकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं, ये विद्यमान है। काफ़ी फेमस पार्क है ये। तो मुख्य रूप से ये जैसलमेर में है, कुछ भाग बाड़मेर में है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है, जिसके आधार पर हम लूनी नदी बेसिन इसका उपभाग के रूप में अध्ययन करेंगे आगे। और ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून का जो है मानसून पर इसका प्रभाव हमारे मरुस्थल का रहता है। वो कैसे कि भाई ग्रीष्मकाल मतलब गर्मियों में क्या होता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके ऊपर न्यून दाब का क्षेत्र बन के उभरता है। न्यून दाब का क्षेत्र जब बनता है तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसको अपने ऊपर आकर्षित करता है और इस तरीके से भारत में मानसून के लिए एक चुंबकीय एक तरीके से खिंचाव वाला बिंदु उत्पन्न होता है कि भाई मानसून इस तरफ खिंचा चला है। तो हवाएं अपनी अधिक दाब से कम दाब की तरफ बहती हैं। तो जो कि पश्चिम मरुस्थलीय जो रेगिस्तान है उसमें न्यून दाब का क्षेत्र बनता है, उससे जो है मानसूनी हवाएं उसकी तरफ बहने लगती हैं।
और दोस्तों आबादी, जनसंख्या घनत्व, जैव विविधता, वनस्पति और पशु संपदा के जो मामले में भी विश्व के मरुस्थलों में हमारा जो रेगिस्तान है थार का, ये सर्वाधिक है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जैव विविधता भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वनस्पति भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पशु संपदा भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मरुस्थल की उस विशेषता की जो मरुस्थल की मुख्य पहचान होती है, और वो होते हैं बालू का स्तूप। तो दोस्तों जिनको हम रेत के दोहरे बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, हिंदी में, और बालू का स्तूप उनको जो है, तो बालू का स्तूप कौन कौन से प्रकार हमारे थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला इनमें होता है एक पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप। ये दोस्तों जैसलमेर और रामगढ़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से बनते हैं और जोधपुर बाड़मेर ज़िले जो हैं उनमें भी ये बनते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों कि ये वायु की दिशा के अनुरूप बनते हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये यानी कि इसमें वायु की दिशा एक इधर से पवन जा रही है, एक इधर से पवन जा रही है, यानी कि वायु की दिशा ये हो गई। और ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये बन भी इसी दिशा में रहे हैं। तो ये पवन अनुवर्ती कहे जाते हैं कि भाई जिस तरफ पवन बहती है उसी के अनुवर्ती इनका निर्माण होता है। और ये रेखीय भी कहे जाते हैं कि भाई इनको लीनियर ड्यून्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक लाइन के रूप में बनते हैं, ऐसे लंबे लंबे वायु की दिशा के साथ साथ ये बनते जाते हैं। तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है ऐसे लाइन में। और जैसलमेर रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में एवं बाड़मेर जोधपुर जिलों में इनका निर्माण होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये जैसलमेर है और यहाँ पे जो है रामगढ़ और जैसलमेर और रामगढ़ के जो दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ पे इनका निर्माण होता है। तो एक तरीके से ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, और इधर गुजरात में कच्छ का रण है उसके पास जो है इनका निर्माण होता है। अब इसका अगला है बरखान या अर्धचंद्राकार। तो बरखान जो प्रकार के बालू का स्तूप हैं ये दोस्तों चूरू से लेकर जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, ये अपना बाड़मेर, ओसियाँ और जोधपुर इन जगहों पे पाए जाते हैं। तो ये लूणकरणसर, करणी माता बीकानेर में हो गए, सूरतगढ़, चूरू, सीकर, ओसियाँ जोधपुर में, जैसलमेर, चूरू। तो इस तरीके से ये लगभग पूरे राजस्थान में ऊपर से लेके दक्षिण तक पूरे मतलब मरुस्थल रेगिस्तान जो प्रदेश है उसमें फैले हुए पाए जाते हैं। तो ये किस आकृति में बनते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये बरखान प्रकार के हैं, अपने बरखान ड्यून्स हैं। और ये आप देख रहे हो ये चंद्रमा जैसी आकृति बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। वायु की दिशा यहाँ इस तरीके से है, यानी कि जिधर की तरफ से वायु आ रही है उस तरफ ये थोड़े लंबे लंबे से होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे इनका फैलाव हो रहा है, ये देखिए ये इनका जो फैलाव है ये यहाँ पे ये फैलाव हो रहा है, ये इनका जो फैलाव है यहाँ पे। तो जैसे रेत के कण वायु के साथ आते रहते हैं, इसके ऊपर जमते रहते हैं, इस तरीके से ये फैलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं, इसलिए इनको बरखान ड्यून्स अर्धचंद्राकार ड्यून्स भी बोलते हैं। और ये
इन जगहों पर मुख्य रूप से अभी हमने देखा था पाए जाते हैं। अब हमारा अगला है दोस्तों अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ अगर ऐसे कोई धारा बह रही है तो उसके सामने ऐसे कोई अवरोध आ जाए तो वो एक तरीके से एक दूसरे के समकोण पर काट रहे, तो ये अनुप्रस्थ प्रकार कहा जाता है कि भाई ये अनुप्रस्थ चीज़ें हैं। तो हवा की दिशा के समकोण पर ये बनते हैं, जिस तरफ से हवा बहती है उसके समकोण पर ये बनते हैं। और ये बीकानेर है, अपना रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में, चूरू, झुंझुनू आदि में इनका निर्माण होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हैं दोस्तों, जैसे वायु की दिशा इस दिशा में है और ये इस दिशा में बन रहा है, इस दिशा में ऐसे बन रहा है, इस दिशा में ऐसे बन रहा है। अब ये बनते कैसे हैं? जैसे ये अर्धचंद्राकार है, ये अर्धचंद्राकार ही जब धीरे धीरे फैलता है तो ये दोनों अर्धचंद्राकार जैसे आपस में ऐसे मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अर्धचंद्राकार मिलते रहते हैं और उन अर्धचंद्राकार जो ड्यून्स हैं इनसे ही जो है अनुप्रस्थ ड्यून्स का निर्माण होता है। तो वायु तो इसी दिशा में बह रही है, लेकिन ड्यून्स ऐसे अनुप्रस्थ बन जाते हैं समकोण पर काटते हुए, तो इनको हम ट्रांसवर्स ड्यून्स या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? तो ये हमने देखा कि भाई बीकानेर हुआ, अपना हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका जो उत्तरी भाग है, यानी एक तो शेखावाटी का और एक घग्गर का मैदान, इन दो जो उप भाग हैं उनमें मुख्य रूप से ये मिलते हैं। तो ये एक विशेषता हो गई कि भाई अनुप्रस्थ जो है स्पेशली कहाँ मिलते हैं, या तो घग्गर के मैदान जो उपभाग है या फिर शेखावाटी का जो उपभाग है वहीं पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पैराबोलिक बाल का स्तूप हो गए। तो पैराबोलिक बाल का स्तूप एकदम से उल्टे हो गए बरखान के, यानी कि बरखान वायु की दिशा वायु की दिशा अगर ऐसे है तो बरखान ऐसे बन रहा है, लेकिन पैराबोलिक ऐसे बन जाता है। अब ये ऐसे क्यों बना? जैसे मान लो यहाँ पे कोई अवरोध आ गया, यहाँ पे कोई झाड़ी आ गई, यहाँ पे कोई झाड़ी आ गई, उस झाड़ी से धूल के कण टकरा के यहाँ इकट्ठे होते गए और दोनों तरफ फैलते गए, तो उससे ये पैराबोलिक बाल का स्तूप बन गए। मुख्य रूप से वनस्पति का योगदान जो है पैराबोलिक बाल का स्तूप निर्माण में मुख्य रूप से होता है, और ये संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, कोई विशेष क्षेत्र में नहीं है, संपूर्ण मरुस्थल में बनते रहते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि भाई हमारा थार का जो रेगिस्तान है, यानी कि पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें विश्व के जो मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता और वनस्पति पाई जाती है। तो चूँकि हमारे यहाँ वनस्पति रेगिस्तानों की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है, तो वनस्पति का योगदान जो है ज़्यादा होता है यहाँ पे बाल का स्तूप निर्माण में, तो उनकी वजह से पैराबोलिक बाल का स्तूप बनते हैं। एक है दोस्तों तारा प्रकार के बाल का स्तूप। तारा प्रकार के बाल का स्तूप किस तरीके से बनते हैं? तो सबसे पहले तो इनकी विशेषता ये है कि भाई ये 10 से 25 मीटर की ऊंचाई तक हो जाते हैं। इनकी ऊंचाई मतलब काफ़ी बढ़ जाती है, 10 मीटर से 25 मीटर तक भी बढ़ जाती है। और दूसरी विशेषता इनकी ये है कि ये श्रृंखलाबद्ध रूप से बनते हैं, मतलब एक जगह पे कई सारे श्रृंखला में होते हैं। सोनगढ़,
पोखरण जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में, 2 जगहों पे ये मुख्य पाए जाते हैं। आखिर ये बनते कैसे हैं तारा बाल का स्तूप, ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि भाई ऐसे एक इधर से हवा आ रही है, एक इधर से हवा आ रही है, एक इधर से भी हवा आ गई, और एक इधर से भी पवन चल गई, और एक इधर से भी पवन चल गई। अब जब ऐसे 5-10 जगहों से पवन चलेगी एक 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 पॉइंट पर, तो क्या होगा कि भाई कटाव इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। तो इस तरीके से कट कट के जो है इन बाल का स्तूपों का निर्माण होता है, और वो तारा जो होता है स्टार, उसका रूप ले लेते हैं। तो ऐसे 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 कटे फटे से, और ऊंचाई इनकी काफ़ी बढ़ जाती है कटाव के कारण। तो ये जो है तारा प्रकार के बाल का स्तूप का निर्माण हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से हवा आ रही है, और ये तारा प्रकार का बाल का स्तूप हो गए। ये इनके वो हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तारा बाल का स्तूप हो गए। और ये मुख्य रूप से सोनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। एक अपना प्रकार हो गया अवरोधी, जैसे किसी अवरोध पर रेत का जमाव होता रहता है और वहाँ पे इस तरीके के बाल का स्तूप बन जाते हैं। तो ये मुख्यतः बू पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, अजमेर, पिचुन पहाड़ी, जोबनेर, जयपुर एवं सीकर की पहाड़ियों के आसपास बनते हैं। मतलब पहाड़ियाँ, सीकर की पहाड़ियाँ क्या, मतलब वो रेत की पहाड़ियाँ होती हैं। तो चूँकि वनस्पति जो हमारा रेगिस्तान है इसमें बहुतायत में पाई जाती है। मतलब बहुतायत में इसलिए कि भाई बाकी रेगिस्तानों से तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है। तो वो वनस्पति इन पर जमती रहती है और ये पहाड़ी का रूप ले लेते हैं। और मुख्य बात ये भी है कि हमारे रेगिस्तान में स्थायी बाल का स्तूप जो है वो ऊपरी जो उत्तरी रेगिस्तान है, यानी कि गग्गर का मैदान और शेखावाटी का क्षेत्र, यहाँ अधिक पाए जाते हैं स्थायी बाल का स्तूप। क्योंकि यहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होती है और वो वनस्पति जो है बाल के स्तूपों के ऊपर जब फैल जाती है तो उनका फिर अपर्दन या अपक्षरण वायु के द्वारा दोबारा से नहीं होता है, तो वो अपना स्थायी रूप ले लेते हैं। जबकि तुलनात्मक रूप से जो दक्षिणी रेगिस्तान या पश्चिमी रेगिस्तान का भाग है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इनका जो मिला जुला भाग है, तो वहाँ पे जो है अस्थायी बाल के स्तूप ज़्यादा होते हैं क्योंकि वनस्पति तुलनात्मक रूप से कम होती है और वो अपना स्थान जो है परिवर्तन करते रहते हैं हवा के द्वारा। अब एक होता है सब्र काफिज बाल का स्तूप। सब्र काफिज बाल का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के आसपास बनते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा जो है आप याद रखना कि भाई ये सब्र काफिज है क्या। तो ये बाल का स्तूप का ही एक प्रकार है। दोस्तों, जैसलमेर में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो बाल का स्तूप रहित क्षेत्र है, और ये मुख्य रूप से अपसादी चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये क्षेत्र जो है बाल का स्तूप रहित क्षेत्र जैसलमेर के पास है। इसको हम जो है ये क्षेत्र कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों जुरासिक काल की चट्टानों से निर्मित है और तैतीस सागर के अवशेष के रूप में है। और राठी सीरीज जो है दोस्तों वो इन्हीं चट्टानों के नीचे राठी सीरीज पाई जाती है। ये राठी सीरीज जो है
जल की एक सीरीज है, यानी कि इन चट्टानों के नीचे जल का एक जो भंडार है वो राठी सीरीज कहा जाता है। और जो नेचुरल गैस और खनिज तेल के क्षेत्र हैं वो भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब है हमारा पहला उपभाग शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश हम देखते हैं, और इसमें स्थिति इसकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है। बाल का स्तूप का यहाँ सर्वाधिक विस्तार है। बरखान प्रकार के ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऊंचाई इनकी 25 से 15 मीटर तक हो जाती है। और यहाँ पे वनस्पति जो है के कारण स्थायी बाल का स्तूप बनते हैं, और स्थानांतरित बाल का स्तूप भी यहाँ पर बनते हैं। अधिक संख्या स्थानांतरित बालों की होती है, क्योंकि वनस्पति थोड़ी कम होती है इस क्षेत्र में, वर्षा कम होती है, इस वजह से। दोस्तों, यहाँ पर हवाओं की दिशा साउथ वेस्ट से होती है, यानी कि इस तरफ से हवाएं यहाँ पे चलती हैं ऐसे। और मार्च से सितंबर तक यहाँ पे इस तरह से साउथ वेस्ट की हवाएं चलती हैं। यही पवनें जो मानसूनी पवनें होती हैं वही साउथ वेस्ट पवनें होती हैं। तो मार्च से सितंबर तक यहाँ पर मानसूनी पवनें होती हैं, लेकिन चूँकि अरावली पर्वतमाला इसके समांतर है, तो ये उसके साइड से या ऊपर से पवनें निकल जाती हैं, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। अब एक यहाँ पे उच्च चट्टानी जो संरचना का मैदान है वो भी पाया जाता है पोखरण, रामगढ़ और जैसलमेर के आसपास। तो ये दोस्तों उच्च जो चट्टानी संरचना का मैदान है, अभी हमने बात करी जो राठी सीरीज जिसके नीचे है, और यहाँ पे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ हैं, और छिछले पानी के गर्त यहाँ पे पाए जाते हैं बाप फलौदी एवं लून करनसर के पास। तो उनको हम जो है रन बोलते हैं दोस्तों। और तो ये शुष्क रेतीला क्षेत्र हो गया, उसकी ये भौगोलिक विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं लूनी जवाई बेसिन की। लूनी जवाई बेसिन को गौड़वार क्षेत्र भी बोलते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से ये क्षेत्र सिरोही, जालौर, पाली, जोधपुर एवं नागौर का दक्षिणी जो भाग है। तो यहाँ पे ये सिरोही, ये जालौर, ये पाली, और ये जोधपुर, और ये नागौर का दक्षिणी भाग। तो ये जो है मिला के ये जो एक आयत में बंद है, ये हमारा लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये लूनी नदी का बेसिन है मुख्य रूप से। तो अब हम लूनी नदी के बारे में देखते हैं, ये लूनी नदी का क्या। तो लूनी नदी को दोस्तों हम यहीं पढ़ लेते हैं नदियों वाले टॉपिक के बजाय। लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से होता है दोस्तों। नाग पहाड़ी की ऊंचाई 772 मीटर मानी जाती है। इसका बहाव वाले ज़िले जो हैं अजमेर, फिर ये नागौर में प्रवेश करती है, फिर जोधपुर, पाली और बाड़मेर और जालौर से होते हुए कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है। अब बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, बाड़मेर से आगे इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि जो है जो रेत के कणों में नमक के कण मिले होते हैं, तो उनकी वजह से इसका पानी खारा हो जाता है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जो इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं, यानी कि जैसे ऐसे हम अगर देखें कि यहाँ पे कि ये भाई ये अपना अजमेर नाग पहाड़ी है, और ये लूनी नदी अपनी ऐसे निकल के जा रही है। तो अब इसमें बाईं तरफ से जो नदी मिलती हैं वो इसकी बाईं सहायक नदी हो गई। और इनमें मुख्य रूप से सहायक नदियों में इसकी है मिठड़ी, लिरली, जवाही, सूकड़ी, बांडी, खारी, घुइया। और दाईं तरफ से जो नदी मिलती है इधर से वो है जोजड़ी। तो दोस्तों पुष्कर घाटी में जब ये लूनी नदी बहती है तो इसको साकरी नदी के नाम से जानते हैं।
और जालौर में इसको नेडा या रेल के नाम से जानते हैं। अब लूनी नदी का जो जलोढ़ मैदान है उसी को लूनी बेसिन कहा जाता है। और छोटी इसमें कहीं कहीं छोटी पहाड़ी या कुछ जो है बाल का स्तूप होते हैं, पाए जो बाल का स्तूप है वो भी मिल जाते हैं, लेकिन वो जो पश्चिमी सीमांत पे यानी कि इस तरफ मिलते हैं, इस तरफ। इसके जो बेसिन में है खारे पानी के गर्त मिलते हैं, उनमें एक तो पचपदरा की झील है, एक सनबरला और एक कपराना। इन जगहों पर खारे पानी के कुछ गर्त पाए जाते हैं लूनी नदी के बेसिन में। तो ये मुख्य रूप से लूनी जबाई बेसिन या गोड़वाट क्षेत्र के भौगोलिक विशेषताएं हैं। और फिर उसके बाद आता है ये शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश। बांगर जो है भूमि का उच्च भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ एवं कंकड़ युक्त भाग होता है। शेखावाटी प्रदेश दोस्तों जो ज़िले हैं वो इसमें आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू एवं नागौर का उत्तरी भाग। तो नागौर के दो भाग हो गए भाई, दक्षिणी भाग आ गया गौड़वार प्रदेश में और उत्तरी भाग आ गया शेखावाटी प्रदेश में। उच्चावच की दृष्टि से दोस्तों ये निम्न ऊंचाई का क्षेत्र ही होता है, कहीं कहीं मध्यम ऊंचाई और बाल का स्तूपों युक्त रेतीला मैदान जो है ये पाया जाता है। यहाँ पे नदी बहुत ही छोटी या अंत प्रवाही नदियाँ होती हैं, कोई ऐसी बड़ी नदी नहीं है जो यहाँ से निकल के समुद्र तक जाती हो। और इनमें मेघा और रूपनगढ़ जो नदी हैं वो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सावर झील में गिर जाती हैं। और एक नदी है दोस्तों कातली नदी, ये अरावली से की जो है राजगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो है इसको दोस्तों शेखावाटी की लाइफलाइन भी बोलते हैं कातली नदी को। और मुख्य रूप से ये सीकर की गणेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है राजगढ़ जगह पर। और इसको खंडेला की पहाड़ियों से बहते हुए उदयपुर बाटी, झुंझुनू और चढ़ावा से लेके मंडरा तक ये जाती है। इसका नाम कातली नदी क्यों पड़ा दोस्तों, क्योंकि ये जो है शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से इसकी जो बहाव के कारण जो भूमि का कटाव होता है वो काफ़ी विशेष कटाव है इसके द्वारा, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में कटाव जो है भूमि का अपने बहाव के द्वारा करती है, इसलिए इस नदी का नाम कातली नदी जो है कह दिया जाता है। अब यही नदी है जो शेखावाटी की लाइफलाइन भी कही जाती है। और तो ये शेखावाटी प्रदेश हमारा अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें बाल का स्तूप जो होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण या वनस्पति ज़्यादा होती है, इसलिए जो है स्थायी प्रकार के बाल का स्तूप पाए जाते हैं। और लवड़ीय गर्त यहाँ पर पाए जाते हैं, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन, ये जो झील के रूप में या फिर आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं तो इनमें जो है नमकीन पानी पाया जाता है। सावर झील भी उनमें से एक है, जयपुर से 65 किलोमीटर दूर है, जयपुर ज़िले में पाई जाती है। सावर झील का जो फैलाव है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ पाया जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं गग्गर का मैदान। तो गग्गर का मैदान मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। और इसका निर्माण जो है प्राचीन गग्गर नदी जिसकी बाढ़ से हुआ है, इसको आज की डेट में मृत नदी कहा जाता है। इसका जो तल है दोस्तों वो उसको नाली का नाम से कहा जाता है। तल को, जो गग्गर नदी का तल है उसको नाली कहा जाता है। और वर्षा काल में इसका पानी जो है, इसमें पानी आता है, बाकी टाइम पे ये एक तरीके से मृत नदी है। और प्राचीन वैदिक समय में जो हिमालय से ये निकलती थी, और मुख्य रूप से सरस्वती, द्रसदती, ये दो नदियाँ थी
और सरस्वती नदी जो है वैदिक नदी है और द्रस्वती नदी भी वैदिक नदी है। और दोनों का जो प्रभाव क्षेत्र था वो गंगानगर हनुमानगढ़ का ही ये जो घग्गर का मैदान है यही क्षेत्र था। तो ये मैदान मुख्य रूप से इन दो नदियों से सरस्वती और द्रस्वती से बना है। और द्रस्वती की जो शुष्क घाटी है वो नौहर भादरा जो हनुमानगढ़ के तहसील है वहाँ पे ये पाई जाती है, द्रस्वती नदी की शुष्क घाटी। और दोस्तों घग्गर जो नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका पानी कभी कभी हनुमानगढ़, सूरत, अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो है ये भटनेर में जाके ही विलुप्त हो जाती है। उच्चावच की दृष्टि से देखा जाए तो ये समतल मैदानी प्रदेश है और यहाँ पे दोस्तों सिंचाई का विशेष रूप से जो है वर्णन एक तरह से सिंचाई का इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पे गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर जो है आज की डेट में कार्यरत हैं। और जो है इस क्षेत्र में का बिल्कुल जो है रेगिस्तान तो अब ये रहा ही नहीं, इसका कायाकल्प इन दो नहरों की वजह से हो चुका है। और अब ये राज्य का प्रमुख जो है उत्पादक भाग है घग्गर का मैदान। आज की डेट में राजस्थान का जो उत्पादन है फसलों का उनमें सबसे प्रमुख स्थान इस क्षेत्र का अब हो गया है। इस तरह से दोस्तों हमने ये पश्चिम मरुस्थल का जो भाग है उसको हमने देखा और उसमें ये सब हमने देखा। तो अब जैसे उसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, तो जो रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे मेंस में ये आया कि शेखावटी प्रदेश की मुख्य भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये RS मेंस का प्रश्न है। तो इसमें वही है जो अभी हमने देखा, यही लिख देना है कि यहाँ कौन कौन से ज़िले हैं, इसका उच्चावच कैसा है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, बालका स्तूप अगर पाए जाते हैं तो कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं या लवड़ीय गर्त हैं। और ये हो गया हमारा शेखावटी प्रदेश की बहुत भौगोलिक विशेषताएं। तो इस तरह से 5 नंबर हमारे पक्के मेंस में। घग्गर का मैदान, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, घग्गर के मैदान की भौगोलिक विशेषताएं, तो ये सब लिख देनी है। कौन कौन से जिले हैं, निर्माण किस किस नदी से हुआ है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, आज की डेट में कौन सी नदी कहाँ तक बहती है, उच्चावच कैसा है, कौन कौन सी झीलें हैं और कौन कौन सी फसलें वगैरह अगर होती हैं, कौन उत्पादक भाग है। इस तरीके से जैसे एक क्वेश्चन ये है कि भाई निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है, तो क्या गोंडवान प्रदेश है या शेखावाटी प्रदेश है या बनास का मैदान है या घग्गर का मैदान है। और दोस्तों थार मरुस्थल का भाग के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो गोंडवान प्रदेश भी है, शेखावाटी प्रदेश भी है और घग्गर का मैदान भी थार का ही भाग है, लेकिन बनास का मैदान थार मरुस्थल का भाग नहीं है। तो यहाँ पे जब नीचे वो ऑप्शन देगा कि भाई A एंड B, B एंड C या AB एंड D, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कि जो है A, B एंड D। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे थार का मरुस्थल कब समुद्र का हिस्सा था। इन विच एरा द थार डेजर्ट वाज पार्ट ऑफ ओशियन। तो ये प्रोटेरोजोइक एरा में था या सेनेजोइक एरा में था, प्री कैम्ब्रियन में था या मेसोजोइक एरा में था। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि भाई जो कार्बोनिफरस और जो पीरियड था कार्बोनिफरस, उस टाइम पे तैतीस सागर था, थार के मरुस्थल की जगह पर तैतीस सागर था। फिर धीरे धीरे ये तलछटों के रूप में निक्षेपित हुआ जुरासिक और ट्राइसिक पीरियड में, यानी कि टर्सरी काल में। अब टर्सरी काल आ जाता है मेसोजोइक एरा में,
और रेगिस्तान के रूप में, मरुस्थल के रूप में ये डेवलप हुआ, तो वो हुआ जो अपना क्वाटरनरी पीरियड जो आता है, जैसे सेनेजोइक एरा जिसको हम कहते हैं, सेनेजोइक एरा में ये रेगिस्तान के तौर पर डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेनेजोइक एरा। और तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये बाकी के क्वेश्चन हम आगे के जो भाग पढ़ेंगे, राजस्थान के भू आकृतिक जो प्रदेश हैं उनको पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पे कवर होंगे ये सब। जैसे ये है दोस्तों कि जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की जो शैलें हैं, ये किस तरह की शैलें हैं। तो ये जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की शैलें जुरासिक काल की थी, ये हमने पढ़ाई था। राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषता है, ये हम आगे वाले सीरीज में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज का चैप्टर यहीं पे संपूर्ण होता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे भी इस सीरीज़ में आपको अच्छी वीडियो आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।